नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जीके में। जी हाँ दोस्तों, तो मैं हूं अंकित और आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नई जानकारी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी जो है वह प्रत्येक वर्ष एमटीएस के एग्ज़ाम्स कराते हैं और उसकी सिलेक्शंस लेते हैं। तो इस साल भी एमटीएस के एग्ज़ाम्स और सिलेक्शंस लेकर आ गई है एसएससी हमारी, और एसएससी ने कल ही नोटिस इसकी जारी कर दी है। तो इस बार जो है एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि नॉन टेक्निकल और हवलदार की पोस्टें लेकर आई हैं, वो भी सीबीआईसी और सीबीएन में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हवलदार सीबीआईसी और सीबीएन। सीबीआईसी का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, और वहीं बात करें सीबीएन की तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। इन दोनों विभागों में ये पोस्टें लेकर आई है हमारी एसएससी। तो चलिए हम जान लेते हैं कि इसकी क्या क्या योग्यता चाहिए, आप लोगों के पास क्या योग्यता होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए, और इसका पेपर किस प्रकार से होगा और पैटर्न क्या होगा, इसके चयन की प्रक्रिया क्या होगी। इन सभी चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए हम जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण डेट्स हैं यहाँ पे जिसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए, जो फॉर्म भरने का जो ये प्रारंभ होने का जो डेट है वो 22 मार्च 2022 है, यानी कि कल से ही इस फॉर्म को भरा जाना प्रारंभ हो चुका है। हालांकि कल बहुत रात में इसका नोटिस जारी किया गया है और लिंक भी कल नहीं खुल पाया था। तो मैं बता दूं कि 22 मार्च 2022 से लेकर 30 अप्रैल 2022 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि पूरे एक महीने से भी अधिक समय आप लोग को मिल रहे हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। 30 अप्रैल इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। वहीं बात करें हम लास्ट डेट, जो पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है वह 2 मई 2022 तक है, यानी कि कुछ समय आप लोग को और मिल जाएगा पेमेंट करने के लिए यदि आपने अपनी फ़ीस पेमेंट नहीं की है तो। यदि हम बात करें चालान के जनरेशन की लास्ट डेट की, तो मैं बता दूं कि वह 3 मई 2022 तक आप इसे जनरेट कर सकते हैं, और 4 मई 2022 तक आप जो जनरेट किए हैं चालान, बैंक में जाकर उस चालान को आप भर सकते हैं। वहीं बात करें हम इसके करेक्शन के विंडो ओपन होने की, तो यह 5 मई 2022 से लेकर 9 मई 2022 यानी कि 4 दिन का आप लोग को समय दिया जाएगा। यदि आपने फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की गड़बड़ी कर दी है तो इन दिनों में यानी कि 5 मई 2022 से लेकर 9 मई 2022 तक उसमें सुधार कर सकते हैं। वहीं हम बात करें शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि जो पेपर फर्स्ट आप लोगों का होगा, यदि उसके शेड्यूल की बात करें तो उसका जो शेड्यूल दिया हुआ है वह जुलाई 2022 में दिया हुआ है, अभी डेट नहीं बताया गया है। और उसी तरह से अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात करें तो अभी कोई भी डेट इसमें निर्धारित नहीं किया गया है, इसका जो नोटिस है वह बाद में जारी किया जाएगा। लेकिन आप ये मान के चलिए कि आप लोग का जो पहला कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट होता है वह जुलाई 2022 में होने की संभावना है अभी, लेकिन डेट नहीं बताया गया है इसके संदर्भ में। चलिए बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ की। तो एमटीएस की वैकेंसी के बारे में अभी बताया नहीं गया है, बाद में नोटिस जारी करके इसके वैकेंसी के बारे में बता दिया जाएगा कि कितने पदों की भर्ती आई है। और अमूमन मान के चलिए कि इसमें भी लगभग 3 से 4 हज़ार की भर्ती रहेगी। और वहीं हम हवलदार इन सीबीआईसी और सीबीएन की बात करें तो इसकी जो पोस्टों की संख्या है वह 3603 पोस्टें हैं। अच्छी खासी पोस्टें हैं यहाँ पे हवलदार की, जो सीबीआईसी और सीबीएन में है। चलिए बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो आप लोग की जो एज लिमिट की गणना होगी वह 1 जनवरी 2022 से की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 1 जनवरी 2022 से आप लोगों को एज की गणना की जाएगी। यदि हम बात करें एमटीएस और हवलदार की सीबीएन डिपार्टमेंट में, यानी कि यदि सीबीएन में यदि हम बात करें एमटीएस और हवलदार की, तो उनकी जो एज मांगी गई है वह 18 से 25 साल मांगी गई है। यानी कि जो कैंडिडेट होना चाहिए वो 2 जनवरी 1997 के पहले का जन्म ना हुआ हो उसका, और 1/1/2004 के बाद का जन्म ना हुआ हो। यदि उसका जन्म 2/1/1997 से लेकर 1/1/2004 के बीच का है तो वह इस फॉर्म को भर सकता है बड़े आराम से। यदि बात करें हम डिपार्टमेंट ऑफ सीबीआईसी की, यदि बात करें तो इसमें जो हवलदार और एमटीएस के पोस्ट के लिए जो एज मांगी गई है वह 18 से 27 साल मांगी गई है, यानी कि 2 साल अतिरिक्त इसमें मांग लिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैंडिडेट होंगे उनका जन्म जो है वह 2 जनवरी 1995 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1/1/2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। यानी कि उनका जन्म 2/1/1995 से लेकर 1/1/2004 के बीच का होना चाहिए, तब वो इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं।
यहाँ पे देखिए कुछ छूट भी मिला है, जैसे सामान्य रूप से सभी पेपरों में या फिर सभी प्रकार के वैकेंसीज़ में मिलती हैं। तो यहाँ पे देखिए SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, और फिर PWD अनरिजर्व्ड के लिए 10, OBC के लिए 13 और SC ST के लिए 15 साल। यदि एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 3 साल की इन लोगों को छूट मिलनी है। चलिए बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, यानी कि आप लोग की शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इसमें सामान्य रूप से बस आप लोग को हाई स्कूल पास होना चाहिए। यदि हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपके पास मौजूद है तो आप इस फॉर्म को बड़े आराम से भर सकते हैं। एक चीज़ महत्वपूर्ण ये है कि आप लोग का ये जो सर्टिफिकेट होना चाहिए हाई स्कूल का, वह 30/4/2022 तक आप लोग के पास होना चाहिए। यानी कि 30 अप्रैल 2022 तक वह जो भी सर्टिफिकेट है हाई स्कूल का वह जारी हो जाना चाहिए। आप लोग को इस बात को ध्यान रखना होगा कि आप लोग का जो भी सर्टिफिकेट होगा इसके लिए वो 30/4/2022 तक उसे बना लिया गया हो। यदि फॉर्म अप्लाई करने की बात करें तो यहाँ पे देखिए वेबसाइट दिया हुआ है ssc.nic.in। इस वेबसाइट के माध्यम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि इस समय बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जैसे सरकारी रिजल्ट हो गया, सरकारी नौकरी हो गई, तो उन सभी वेबसाइटों के माध्यम से भी डायरेक्ट लिंक पे जाकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो पेवेबल फ़ीस है यानी कि एप्लीकेशन फ़ीस जो लगेगा आप लोग का फॉर्म भरने का, वो मात्र 100 रुपये है। 100 रुपये देकर आप इस फॉर्म को भरवा सकते हैं या खुद भर सकते हैं। लेकिन ये जो है फ़ीस जो लगेगा वो EWS हो गया, OBC हो गया और जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसके लिए लगना है। महिलाओं के लिए हो गया या फिर शेड्यूल कास्ट से संबंधित हो गया SC ST, या फिर कोई डिसेबिलिटीज़ है यानी कि PWD या फिर एक्स सर्विस मैन का कोई भी पैसा इसमें नहीं लगना है। यानी कि केवल 3 लोगों का पैसा लगना है, EWS कैटेगरी, जर्नल और OBC कैटेगरी, बस इनका ही पैसा लगना है। अब जो फीस का जो भुगतान होगा वह UPI के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से या फिर किसी प्रकार के डेबिट और क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। और यदि आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप बैंक चालान के माध्यम से भी इसके फ़ीस को भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ सेंटर्स दी गई हैं यहाँ पे अलग अलग रीजन्स की। जैसे यहाँ पे बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करें हम तो भागलपुर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, पटना हो गया, पूर्णिया हो गया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, ये सब बिहार और उत्तर प्रदेश रीजन्स के अंतर्गत आने वाली सेंटर्स है, एग्जाम सेंटर्स है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए अलग अलग रीजन्स की अलग अलग सेंटर्स दी गई हैं। सबसे बढ़िया बात SSC की ये होती है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको 3 शहर चुनने के लिए बोलेगा प्रेफरेंस के हिसाब से, और उन 3 शहरों को आप लोग को चुनना होगा। यहाँ पे देखिए कोड भी दिया हुआ है, इसी कोड के माध्यम से आप लोग को शहरों को चुनना होता है। और होता यह है कि आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, यानी कि आप जितनी आसानी से किसी शहर में जाकर पेपर दे पाएँ उसे आप पहले नंबर पे दीजिएगा, उससे ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल हो तो उसे दूसरे नंबर पे दीजिएगा। तो इस तरह से 3 प्रेफरेंस दे सकते हैं। और अमूमन ये होता है कि जो SSC है वो आप लोग का एग्ज़ाम उसी सेंटर पे करा देती है जो आप लोग का पहला प्रेफरेंस होता है, तो आप बड़े आराम से इस पेपर को दे सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की कि एग्जामिनेशन कैसे कैसे इसमें होना है। तो इसमें देखिए दिया हुआ कि द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि पेपर फर्स्ट के रूप में फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जो कि केवल हवलदार पोस्ट के लिए होगा, और फिर एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा यानी कि जो पेपर सेकेंड होगा। तो मैं आपसे बता दूं कि यहाँ पे MTS और हवलदार के लिए डिस्क्रिप्टिव पेपर और पेपर फर्स्ट देना तो अनिवार्य है, लेकिन जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है ये केवल हवलदार के पोस्ट के लिए है। ये फिजिकल से संबंधित कोई भी चीज़ MTS वालों के लिए कोई भी इससे संबंध नहीं है, वह केवल हवलदारों के लिए है। चलिए बात कर लेते हैं पेपर फर्स्ट की, जो कि प्रारंभिक परीक्षा जो होती है उसकी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होता है। इसके पैटर्न की बात कर लें तो इसमें देखिए इसका जो पेपर पैटर्न होता है वह 4 भागों में बटा रहता है, यानी कि जर्नल इंग्लिश, जर्नल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस 4 भागों में बटा रहता है, जो कि 25-25 प्रश्न आते हैं और 25-25 नंबर के आते हैं, यानी कि 1 नंबर का 1 प्रश्न रहता है और 90 मिनट का आप लोग को समय दिया जाता है इन 100 प्रश्नों को हल करने का, और 120 मिनट दिव्यांग अभ्यर्थियों को इसमें मिलता है। ये जो पहला पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के मल्टीपल चॉइस के प्रश्न आते हैं, जिसमें कि प्रश्न दिया रहेगा, उसके 4 उत्तर दिए रहेंगे, जिसमें से एक सही रहता है जिसे आप लोग को टिक करना रहता है। और
वहीं बात करें इसके लैंग्वेज की, तो इसमें जो लैंग्वेज होता है वह देख लीजिए यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंसी, रीजनिंग हो गया, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस हो गया। ये तीनों इंग्लिश और हिंदी आप लोग को दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज होगा यानी कि जो पहला पोर्शन होगा वह केवल इंग्लिश में आप लोगों को मिलेगा क्वेश्चन पेपर। यदि नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पे 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग है। यदि आप एक गलत क्वेश्चन करते हैं तो आप लोग का जो सही क्वेश्चन है उसमें से 0.25 नंबर कट जाएगा, यानी कि 1/4 यहाँ पे माइनस मार्किंग है। यानी कि आप 4 प्रश्न यदि गलत कर दें तो आपका एक जो सही उत्तर है वो भी गलत हो जाएगा अपने आप। तो ये इसका नेगेटिव मार्किंग है। फिर यहाँ पे देखिए बताया गया है कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा वह कई सारे शिफ्ट में हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी होते हैं। तो इस पेपर में नॉर्मलाइजेशन भी होगा, यानी कि जब आप जानते हैं कि पेपर कई शिफ्ट में होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन भी लागू हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं पेपर सेकंड, जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर है। तो इसमें 2 तरह के प्रश्न आते हैं, यानी कि ये सबसे पहले बता दो कि यह पेन पेपर मोड होता है, यानी कि पेन से आप लोग को पेपर पे यानी कि आंसर कॉपी पे आप लोग को लिखना होता है। इसमें आप लोग को शॉर्ट ऐसे और लेटर राइटिंग करना होता है। और ये जो लेटर राइटिंग और जो ऐसे है, लैंग्वेज की कोई चिंता नहीं है। लैंग्वेज या तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं या फिर 8वीं अनुसूची में मौजूद भारतीय संविधान में जितने भी भाषाएं हैं, जैसा कि लोग जानते हैं कि 22 भाषाएं सम्मिलित हैं, तो 22 भाषाओं में से आप किसी भी भाषा में लेटर राइटिंग और ऐसे लिख सकते हैं। इसका जो मैक्सिमम मार्क होता है वह 50 नंबर का होता है। 25-25 नंबर के दोनों आते हैं, यानी कि 25 नंबर के शॉर्ट ऐसे हो गया और 25 नंबर का लेटर हो गया। इसमें जो आप लोग का समय दिया जाता है वह 45 मिनट का आप लोग को समय मिलता है पूरे प्रश्न पत्र को हल करने के लिए, और 60 मिनट ऐसे अभ्यर्थियों को दिया जाता है जो थोड़ा सा डिसेबल होते हैं। पेपर सेकंड जो होता है वह क्वालिफाइंग नेचर होता है। आप लोग को बस एक मिनिमम मार्क्स प्राप्त करना होगा और आप इसमें क्वालिफाई मान लिए जाएंगे। लेकिन जो आप लोग का कट ऑफ बनेगा, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, पहला पेपर जो होता है, उसी के आधार पे आप लोग का कट ऑफ बनता है। लेकिन यदि एक ही कैटेगरी के ऐसे 2 अभ्यर्थी मिल जाते हैं या 2 से अधिक अभ्यर्थी मिलते हैं जिनके समान अंक आ जाते हैं पहले पेपर में, तो उनका ये दूसरा पेपर देखा जाता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर देखा जाएगा। तो जिसका ज़्यादा अंक आएगा डिस्क्रिप्टिव पेपर में उन्हें मौका दे दिया जाता है पहले। यहाँ पे देखिए पेपर फर्स्ट का सिलेबस दिया हुआ है, इसे हम बाद में कभी पूरी तरह से समझने का प्रयास करेंगे अपने दूसरे वीडियोस में। तो उस वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम इसकी वीडियो लेकर आएँ तो आपको उसकी जानकारी हो सके। चलिए बात कर लेते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, यानी कि जो हवलदार के लिए ज़रूरी है CBIC और CBN दोनों डिपार्टमेंट में, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हवलदार के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। तो इसमें देखिए मेल्स को वॉकिंग करना होगा, यानी कि चलना होगा, 1600 मीटर की दूरी तय करनी होगी 15 मिनट में, यानी कि बहुत अधिक समय दिया जा रहा है, 15 मिनट का समय, और 1600 मीटर आप लोग को चलना है। यदि आप थोड़ा सा तेज़ गति से चलेंगे तो बड़े आराम से इस दूरी को आप कवर कर सकते हैं। यदि वहीं फीमेल की बात करें तो उन्हें 1 किलोमीटर चलना होगा 20 मिनट में। 8 किलोमीटर का आप लोग का साइकिलिंग होगा जो कि 30 मिनट में आप लोग को कंप्लीट करना होगा। यदि वहीं महिला कैंडिडेट की बात करें तो 3 किलोमीटर इन लोग को 25 मिनट में पूरा करना होगा। फिर वहीं बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। तो ये भी जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी है वो केवल हवलदार के पदों के लिए है। तो यहाँ पे देखिए मेल कैंडिडेट का जो हाइट होना चाहिए वो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर ऐसे अभ्यर्थियों को छूट मिलेगा जो कि गढ़वालीज़ हैं या फिर असामीज़ हैं या फिर गोरखाज हैं या फिर शेड्यूल ट्राइब्स से संबंध रखते हैं, तो उन्हें 5 सेंटीमीटर का छूट मिल सकता है। लेकिन नॉर्मल जो हाइट होनी चाहिए वो 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि वहीं हम चेस्ट की बात करें तो पुरुषों का जो चेस्ट होगा वह 76 सेंटीमीटर होना चाहिए नॉर्मल, और जो फिर उनका जो न्यूनतम जो फुलाव होना चाहिए चेस्ट का वह 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी कि नॉर्मल चेस्ट उनका 76 सेंटीमीटर चाहिए और फुलाव के बाद 5 सेंटीमीटर या उससे अधिक होना चाहिए। यदि वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो इनकी जो हाइट मांगी गई है वो 122 सेंटीमीटर मांगी गई है। यदि इसमें छूट की बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर की छूट इसमें भी दी गई है, जिसमें गढ़वालीज़ हैं, असामीज़ हैं, गोरखा हैं और शेड्यूल ट्राइब्स के जो कैंडिडेट रहेंगे उन्हें 2.5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए फीमेल्स कैंडिडेट के वेट्स की भी बात की गई है। फीमेल कैंडिडेट्स की जो वेट होनी चाहिए वो 48 किलो से कम नहीं होनी चाहिए। इसमें देखिए 2 किलो का छूट मिल जा रहा है उन्हीं लोगों को, जैसे गढ़वालीज़, असामीज़, गोरखा और शेड्यूल ट्राइब्स हो गए, तो ऐसे कैंडिडेट को इसमें 2 किलो का छूट भी मिल जाएगा। तो यही जानकारी आज आप लोगों को देनी थी। आशा करता हूँ कि जानकारी आप लोग को समझ में आई होगी,
और अच्छा भी लगा होगा वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। यदि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो कमेंट के माध्यम से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि उसकी जानकारी हुई तो उसकी जानकारी अवश्य दी जाएगी। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।